नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं देशवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज प्यारे बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है वो बेसिक्स जो क्लास 9th में आए थे? क्या आपने वो पढ़े हैं? जैसे केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इन चेंजों से पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा कि चेंज होता क्या है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों चेंज क्या चीज है? आपने देखा होगा कि कोई भी एक छोटा सा पौधा बाद में एक पेड़ बनता है, एक छोटा सा बालक बाद में एक पुरुष बनता है। तो बच्चों ये जो स्टेट दिख रही है इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल स्टेट। यही ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेट। तो बच्चों कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, उन सबकी एक इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो डिफरेंस आता है, difference between initial and final state of anything is known as change। अब चेंज बच्चों फास्ट भी हो सकता है और स्लो, वो डिपेंड करता है स्पीड पर। अगर किसी चेंज की स्पीड ज्यादा है तो हम कहेंगे ये चेंज बहुत फास्ट है, और उसकी स्पीड बहुत कम है तो हम कहेंगे कि वो चेंज कैसा है? स्लो है। ऐसे ही प्यारे बच्चों चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो डिपेंड करती है, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि चेंज कैसा होगा। एक फैक्टर में से है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई सोने का सिक्का है, तो जो सोने का सिक्का बनेगा उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे वो गोल्ड के होंगे। अगर कॉपर का सिक्का होगा तो उसके अंदर किसके पार्टिकल होंगे? कॉपर के ही पार्टिकल होंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर केमिकल कंपोजिशन में, अगर किसी की केमिकल कंपोजिशन में बदलाव या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई अपनी केमिकल कंपोजिशन ही खो दे तो उसको बोलते हैं बेटा केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। अगर कोई अपनी केमिकल कंपोजिशन, अपना बिल्टअप, अपना नेचर, अपनी आइडेंटिटी ना खोए उसको बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज। प्यारे बच्चों केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। केमिकल चेंज में क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने कागज है, अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, आपने काट दिया उसको, कागज को काट दिया, लेकिन कागज में अपना जो पार्टिकल नेचर है, उसका जो ट्रू आइडेंटिटी है उसने खोई नहीं है। वो कागज कागज ही रहेगा अगर वो छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अगर कागज कोई बड़ा है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तब भी कागज ही रहेगा, अपनी उसने नेचुरल आइडेंटिटी नहीं खोई। लेकिन अगर उसको हम जला दें तो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। तो जो अपनी आइडेंटिटी खो देता है वो होता है केमिकल चेंज, और जो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है वो होता है फिजिकल चेंज। जैसे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा गर्मियों में कि दूध जो होता है गर्मियों में आप रख दीजिए बाहर, और कुछ समय बाद आप देखेंगे दूध कन्वर्ट हो जाता है दही में। तो दूध का दही में जमना ये भी क्या होता है बच्चों? एक केमिकल चेंज। ये क्या होता है? केमिकल चेंज। कई बार आपने देखा होगा कि कोई लोहे की कील, कोई लोहे का तवा या कढ़ाई अगर आप बाहर रख देते हो तो वो एनवायरमेंट में मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनके ऊपर क्या लग जाती है बच्चों? जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। वही आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी आपने आसपास, जैसे अंगूर है बच्चों, अंगूरों को फर्मेंट किया जाता है और फर्मेंट करके उनसे क्या बनती है? अल्कोहल। क्या बनती है? अल्कोहल। तो फर्मेंटेशन हो गया किसी चीज का, वो भी क्या है? केमिकल चेंज। ठीक मेरे बच्चों इतना समझ में आ रहा है केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस अपनी नेचुरल आइडेंटिटी, अपनी ओरिजिनलिटी को खो देता है और एक नई प्रकार की प्रॉपर्टीज को धारण करता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताया था, पेपर, पेपर को आप कट कर दीजिए, पेपर पेपर रहेगा, और छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए फिर भी पेपर पेपर रहेगा। यहां तक आपसे इसके और भी कारण हो सकते हैं केमिकल चेंज के। जैसे हम जो रॉ फूड होता है, रॉ फूड को हम कुक्ड फूड में कन्वर्ट करते हैं। रॉ फूड जो होता है कच्चा खाना होता है उसको हम पकाते हैं। खाना पकाना भी क्या है बच्चों? केमिकल चेंज है।
हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। तो रेस्पिरेशन भी क्या है बच्चों, एक केमिकल चेंज है। हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है हमारे खाना पेट में, वो भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज। तो ये सभी जो एग्जांपल्स थे केमिकल चेंज के, आपने सभी देखे। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि एक प्रोसेस जरूर लग रही है, एक कोई ना कोई बात हो रही है जिसकी वजह से ये सारे चेंज आ रहे हैं। तो जो लोहे की कील हुआ करती थी, वो लोहे की कील पर जंग लग जाती है। तो लोहे की कील पर जो जंग लगने वाली जो प्रोसेस है, वही प्यारे बच्चों क्या होती है, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज क्या बनता है, केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल चेंज की जो प्रोसेस है, जो लोहे पर जंग लगना था, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, वही चीज क्या होती है प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा प्यारे बच्चों हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्ड्स की फॉर्म में कैसे सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअल में ये एक स्टेटमेंट होती है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं वर्ड्स में कि मैग्नीशियम रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा ये साइन होता है, इस साइन को हम बोलते हैं गिव राइज टू। क्या बोलते हैं, गिव राइज टू। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लेता था, तो साइंटिस्टों ने मिलकर इसके लिए क्या किया, इसको छोटे रूप में कर दिया सिंबल्स में। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है बच्चे Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, गिव राइज टू MgO। ये जो बनी बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन को इस वर्ड्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये अब क्या बन जाएगी, ये होगी आपकी केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स और सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। तो ये होगी बच्चों केमिकल इक्वेशन। यानी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स और सिंबल्स की फॉर्म में हम लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो क्या बनती है, एक केमिकल इक्वेशन बनती है बच्चों। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, एक्चुअल में ये अभी अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड। इसको हमें बैलेंस भी करना पड़ता है। कैसे सर, हम इसको बैलेंस ऐसे करेंगे इधर, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी, ये दोनों चीजें कहलाएंगी क्योंकि आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ये कहलाएंगी रिएक्टेंट। और ये चीज क्या कहलाती है, जो रिएक्टेंट से, यानी जो रिएक्ट करके जो बनती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड में ही क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं मोस्टली। तो मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। और इनसे जो मिलके बना वो क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई आपको। फिर बच्चों इसको हम बैलेंस करते हैं। इधर देखिए मैग्नीशियम किधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, इधर ऑक्सीजन का कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन 2 है, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम इधर 1 है, तो इधर क्या लगाएंगे 2। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर भी ऑक्सीजन भी 2 है। तो प्यारे बच्चों ये हमें क्या करती है, बैलेंस। तो प्यारे बच्चों, पर हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये कहता है कि मास को आप ना तो तोड़ सकते हो, ना आप मास को क्रिएट कर सकते हो। जब आप मास को बना नहीं सकते, तो आप उसको बिगाड़ भी नहीं सकते। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते, तो प्यारे बच्चों, जो इधर वाला प्रोडक्ट का मास था और जो रिएक्टेंट का मास था, वो दोनों क्या होते, अलग अलग होते। और वो दोनों अलग अलग होते तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी भी फॉलो नहीं होता। इसलिए उसको फॉलो करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि
कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसी केमिकल इक्वेशन के, यानी कैसे पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए। किस किस चीज में चेंज आना चाहिए? नंबर 1 कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके अंदर कलर में चेंज आना चाहिए। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड। ऐसा सॉलिड जो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब बनना, तो गैस का बनना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। स्टेट क्या होती है? स्टेट 3 होती है बेटा, एक सॉलिड, एक लिक्विड और तीसरी गैस। यानी कि अगर स्टेट में बदलाव आ रहा है, कोई सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, तो क्या होगा? तब भी क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के या किसी रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो भी क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन। आइए इनके उदाहरण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन कलर के बारे में। जैसे प्यारे बच्चे इसका एक उदाहरण दे सकते हैं हम। पोटेशियम आयोडाइड को अगर लीड निट्रेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, व्हेनेवर पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा लीड निट्रेट के साथ, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम निट्रेट। और पोटेशियम निट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा और ये जो सॉलिड बन जाएगा PbI2। ये जो लीड आयोडाइड होगा ये किस कलर का होगा बच्चों? येलो कलर का। ठीक, यानी जब पोटेशियम आयोडाइड को लीड निट्रेट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो ये बनाएगा लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम निट्रेट। अब जो लीड आयोडाइड होगा वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब ये सॉल्यूशन में नहीं रहेगा और लीड जो आयोडाइड है वो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा और पोटेशियम निट्रेट सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब आप समझ गए होंगे, इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये तो चला जाएगा सॉल्यूशन में, ये क्या होगा? सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, ऐसा प्रेसिपिटेट उस पर रह जाएगा और इसका कलर भी क्या हो जाएगा? येलो। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस कैसे बनती है? जैसे पहले बच्चों Zn एक जिंक है, अगर उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। यानी गैस का बनना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, इसका उदाहरण हो सकता है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों? गैस है, और उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वाटर, जो क्या होता है बच्चों? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर क्या है? टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दूसरा होता है मेरे बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट बाहर की तरफ निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट ऊपर की तरफ जाती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट अंदर आ जाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। यहां प्यारे बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप किसी बीकर में डालते हो तो ये जो बनेगा वो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसके अंदर से क्या निकलेगी बच्चों? हीट। क्या निकलेगी? हीट। यानी जो रिएक्शन में हीट देते हैं तो एंडोथर्मिक, और जिससे हीट निकलती है यानी हीट का निकलना ही क्या होता है? एक्सोथर्मिक, एग्जिट ऑफ हीट। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट अंदर आती है तो एंटर ऑफ हीट, यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहां तक आपको क्लियर होगा मेरे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन का टाइप होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक सिंगल चीज का निर्माण करती हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे प्यारे बच्चों ए है और बी, ये ए और बी दो चीज मिलकर क्या बना रही है बच्चों? ए बी। क्या बना रही है? ए बी। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है, वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम जब
वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो किसमें होती है एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस क्या निकलती है हीट। क्या निकलती है हीट। इस हिसाब से प्यारे बच्चों ये कॉम्बिनेशन भी है और इसके अंदर से हीट का निकलना है, तो साथ साथ में कौन सी हो गई बच्चों एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता था हीट निकला करती थी, जिसके अंदर से हीट निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। यानी ये दोनों का उदाहरण हो गया कॉम्बिनेशन का और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं क्विकलाइम, जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा आपके में उदाहरण है मेरे बच्चों बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस और ये भी क्या है गैस। एक और उदाहरण होता है मेरे बच्चों जैसे हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो बनाती है H2O, जो किसमें होता है लिक्विड फॉर्म में। यहां तक समझ में आ रहा है। यानी दो चीजें मिलकर क्या बना रही हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। यहां दो चीजें मिलकर क्या बना रही है एक सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन वो रिएक्शन है जहां दो या दो से भी अधिक चीजें मिलकर क्या बनाती हैं एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके और भी उदाहरण हैं आप देख सकते हो, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सभी उदाहरण केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का दूसरा पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन, तोड़ना। किसी को तोड़ना क्या कहलाता है डिकम्पोज करना, यानी ब्रेक डाउन करना। अब ये ब्रेक डाउन हो सकता है हीट के द्वारा, लाइट के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी भी रिएक्टेंट को, यानी मान लीजिए एक रिएक्टेंट है AB, उसको या तो हम हीट देंगे या हम लाइट देंगे या हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसकी सहायता से किसी एक रिएक्टेंट को तोड़ा जाएगा। एक या उससे भी अधिक, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तब इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा रहा है कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या उससे भी अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है तब उस रिएक्शन को क्या बुलाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा हीट के द्वारा भी किया जाता है। अगर ये सब हीट के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। वहीं अगर ऐसा लाइट के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलेंगे फोटोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है तब इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगर हीट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ रहे हैं, अगर किसी रिएक्टेंट को हीट के द्वारा तोड़ा जा रहा है तब क्या हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर उसमें किसी रिएक्टेंट को तोड़ा जा रहा है लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से, तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। अगर किसी रिएक्टेंट को तोड़ा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तब उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी जब कोई भी रिएक्टेंट टूटता है दो या उससे अधिक प्रोडक्ट में तब इस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, हीट का सिंबल होता है बेटा ये, ठीक। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां तक आपको समझ में आया। फिर इसका एक उदाहरण ऐसा हो सकता है, यानी जब आप लीड निट्रेट को PbNO3 का होल ट्वाइस, लीड निट्रेट को आप क्या करते हो हीट करते हो, तब क्या होता है तब बनता है लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन।
जब आप लीड निट्रेट को हीट करते हो तो बनती है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है वो बनती है रेडिश ब्राउन वेपर की फॉर्म। ये जो लीड ऑक्साइड बनी ये बनती है जी आपकी सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए हमने यहां लगाई थी 2, यहां भी लगाएंगे 2 और यहां लग जाएगा 4। अब ये हो गई बैलेंस। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। दूसरी रिएक्शन है इसकी AgCl। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हो तो बनता है वो सिल्वर प्लस क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? गैस है। सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में आएगा और सिल्वर क्लोराइड भी क्या है? सिल्वर फॉर्म में है। अच्छा, इसका कलर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है सिल्वर, और सिल्वर का कलर जो होता है वो एक्चुअल कलर क्या होता है? ग्रे। यानी जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में लेके आओगे तो बनेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो ये सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का बनेगा और जो सिल्वर क्लोराइड था वो सिल्वर कलर का होता है। ठीक। अब तीसरा इसका टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड के फॉर्म में से। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूं, इसकी जनरल फॉर्म बता देता हूं। जैसे एक एलिमेंट है A और दूसरा कंपाउंड है BC, तो A क्या करेगा? यहां से B को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा तो हो जाएगा AC प्लस B। ये इसकी जनरल फॉर्म है। यानी A रिएक्ट करेगा BC के साथ तो B जो कि लेस रिएक्टिव था, A जो मोर रिएक्टिव था, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा और B यहां से डिस्प्लेस कर देगा। इसका उदाहरण है जैसे जिंक। जिंक को आप कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालिए। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जिंक जो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो इसको यहां से हटाएगा और खुद सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट जो कि एक्वस होगा प्लस कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। ये हमें कैसे पता कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है? तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। वो क्या है? आपको पता होना चाहिए पुलिस सून कॉट मैग अलोंग जिट लीडिंग हाईवे कॉप मर्सी सिल्वा गोल्ड पीटी। जो इसके अंदर ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जो टॉप पर होंगे यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो सभी के सभी क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो ये है आपका मोस्ट रिएक्टिव। और जो हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन नीचे कॉपर है, आपका मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी के सभी क्या है? लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव। तो हाइड्रोजन से ऊपर इस टेबल में देखिए कि जो जिंक है, जिंक कहां आता है? जिंक यहां है और कॉपर यहां है, तो कॉपर से काफी ऊपर है जिंक। तो जिंक क्या है? हाईली रिएक्टिव है और कॉपर जो कि लो रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और उसकी जगह सॉल्यूशन में आ जाएगा और उसको बाहर कर देगा। ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। जैसे आपका लेड को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होगा? ये बनाएगा लेड सल्फेट PbSO4 एक्वस इन सॉल्यूशन प्लस क्या निकल जाएगा? कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म। यहां तक आपको समझ में आया? ऐसे ही जिंक अगर आप HCl में डालते हो जिंक को तो जिंक क्या करेगा? Zn हाइड्रोजन को, क्योंकि Zn इज वेरी मच रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो Zn क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, Zn उसकी जगह आ जाएगा, तो क्या होगा? ZnCl2 प्लस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। यहां तक आपको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को और उसकी जगह पर आ जाता है और उसको हटा देता है। ये चीज समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? हो गया?
अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज, इंटरचेंज होना। जैसे एक रिएक्टेंट है AB, दूसरा रिएक्टेंट है CD, तो ये A किसके साथ मिल जाएगा? D के साथ, और ये B मिल जाएगा C के साथ। यहां आपस में रिएक्टेंट ने ही अपने आयंस को इंटरचेंज कर लिया, इसी चीज को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट में वो था कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करता था और उसकी जगह लिया करता था और उसको हटा दिया करता था। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है? यह म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस करता है। अब उदाहरण को देखते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एक है Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में प्लस बेरियम क्लोराइड, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट कराया जाएगा। तब क्या बनेगा? तब बनेगा आपका, एक होगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा आपका एक्वस में, और ये जो बेरियम सल्फेट होगा ये व्हाइट कलर का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इसकी यानी व्हाइट कलर के छोटे छोटे इनसोल्यूबल पार्टिकल्स आ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे ही इसका एक दूसरा उदाहरण है, वो है आपका AgNO3 जो कि एक्वस में होता है और उसके साथ रिएक्ट कराया जाएगा NaCl जो भी, वो भी किसमें है? एक्वस। यानी दोनों जब एक्वस सॉल्यूशंस AgNO3 और NaCl को रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 जो AgCl बनेगा वो होगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और NaNO3 किसमें आ जाएगा? आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा। मेरे बच्चों अभी ये बैलेंस भी नहीं है, इसको बैलेंस भी करना है। जैसे Na2SO4 है, ये BaCl2 है, ये BaSO4 प्लस NaCl बना। इधर देखिए आप, Na इतना 2 है, इधर भी आपका क्या होना चाहिए? Na 2 होना चाहिए। अब ये पूरी तरह से क्या हो गई है? बैलेंस हो गई। मेरे बच्चों बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता हो? गेन होता हो, या फिर हाइड्रोजन का क्या होता हो? लॉस होता हो। यानी हाइड्रोजन का लॉस होता हो और ऑक्सीजन का गेन होता हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उदाहरण के तौर पर अगर कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए, हीट किया जाए, तो क्या होगा? यानी कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाए? हीट किया जाए, तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगी? कॉपर ऑक्साइड, जो कैसी कलर की होगी? ब्लैक। किस कलर की होगी? ब्लैक कलर की कोटिंग। यानी जब आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तब ये क्या बन जाती है? कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर की एक कोटिंग होती है। वैसे ही बच्चों अब इसके अंदर कॉपर को जलाया जा रहा है, यानी इसके अंदर हीट दी जा रही है, तो ये मेरे हिसाब से एंडोथर्मिक भी है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, और साथ में कॉपर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो ये एंडोथर्मिक है, यानी इसमें हीट दी जा रही है, और साथ में कॉम्बिनेशन में, यानी दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉपर और ऑक्सीजन का, और एक सिंगल प्रोडक्ट निकल रहा है। इसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन का भी एक अच्छा उदाहरण है। आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे प्यारे बच्चों हम। जैसे जिंक है, जिंक को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड, जो कि कैसा होता है बेटा? येलो इन कलर। जिंक सॉलिड इन फॉर्म, ऑक्सीजन गैस इन फॉर्म। जब आप उसको हीट करते हो तो ये बनती है जिंक ऑक्साइड। यानी जिंक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगी, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगी, और वो किसका कलर होता है? येलो। अभी बच्चों ये बैलेंस नहीं है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। जैसे ही हम यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। ऐसे ही प्यारे बच्चों इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 2 है, इधर जैसे ही आप 2 लगा दोगे तो कॉपर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये भी पूरी तरह से बैलेंस है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिंक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो जिंक ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन यानी जिंक को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। ध्यान से देखिए, जिंक में ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीजन का गेन ही क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेरे बच्चों अब तीसरा उदाहरण देखेंगे हम। HCl को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस में टूटेगा। यहाँ देखिए आप,
HCl यानी इस क्लोरीन को हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस। अगर हाइड्रोजन का लॉस भी होता है तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे एक उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हो तब ये बनेगा HCl प्लस सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा, HCl प्लस सल्फर। यहां ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन का इस सल्फर को हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन जा रही है, तो ये भी क्या है आपका ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का लॉस ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है, यहां किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन। क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन। और ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस। हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन, और ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस। यानी जहां भी ऑक्सीजन लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी रिडक्शन। क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल पर कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर आप हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हो तो ये बनाएगी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड को आप H2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनाएगी कॉपर प्लस वाटर। यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर। यानी यहां ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, O2 का क्या हो रहा है, लॉस। और जहां भी O2 का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। वहीं पर बच्चों ये देखा गया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रही है, और ऑक्सीजन गेन होना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। यानी ये एक्चुअल में रिडक्शन भी हो रहा है, साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों का उदाहरण है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा रिडॉक्स। यानी जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स। आइए तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे लीड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा लीड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है। ध्यान से देखने पर ये मिलता है कि ये लीड ऑक्साइड से क्या बन रहा है, लीड बन रहा है। यहाँ ऑक्सीजन जा रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, O2 का क्या हो रहा है, लॉस। यहां ध्यान से देखिए कार्बन के अंदर ऑक्सीजन आई है तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन। अब O2 का जहां लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जहां O2 का गेन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर।